हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, जो प्रश्न है ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सब्जेक्ट से संबंधित है कि क्या भारत में खेतों का आकार पतोन्मुख है, अपने पक्ष में पुष्टि के पर्याप्त तर्क दीजिए। तो इस प्रश्न का हल करने का दृष्टिकोण क्या होगा, इसे समझें। इससे पहले इन दो प्रश्नों को जरा समझते हैं। यहाँ पर वही प्रश्न है, पहला कि क्या भारत में खेतों का आकार पतोन्मुख है, अपने पक्ष में पुष्टि के पर्याप्त तर्क दीजिए। और दूसरा है, क्या 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय व्यवस्था का निर्धारण कर दिया था, उचित तर्कों के साथ समझाएं। पहले तो बात समझिए कि एक अभ्यर्थी के मन में जो डाउट था उनका ये था कि सर ने आपने प्रश्न संख्या 2 के हल करने के दृष्टिकोण को जो पिछले लेक्चर में बताया था वो ये बताया था कि आप सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 2 का ये जो प्रश्न है इसमें आप जब उत्तर लिखने की शुरुआत करेंगे तो सर्वप्रथम परिसंघीय व्यवस्था को समझा दें। फिर सेकंड पैराग्राफ में 1935 के अधिनियम के उन प्रावधानों को बताएं जो परिसंघीय व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। और तीसरे पैराग्राफ में संक्षेप में या निष्कर्ष में ही 1935 के अधिनियम की आलोचना करें परिसंघीय व्यवस्था के संदर्भ में कि 1935 का अधिनियम परिसंघीय व्यवस्था का पूर्णतः निर्धारण नहीं करता, फिर भी उसका महत्व है। तो महत्व क्या है उसको बताते हुए कुछ थर्ड पैराग्राफ में एक निष्कर्ष लिखने के लिए मैंने बातें की थी। तो अब यहाँ पर जो डाउट है वो ये है कि सर जो प्रश्न संख्या 1 है इसमें उनका कहने का मतलब है कि खेतों का आकार पतोन्मुख है, पहले मैं ये समझा दूं फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में खेतों का आकार पतोन्मुख है, इसके लिए पर्याप्त तथ्य दे दूं। और तीसरे पैराग्राफ में ये भी बताऊं कि खेतों का आकार पतोन्मुख नहीं है, इसका भी पक्ष लूँ। और फिर इसके बाद एक सुझावात्मक निष्कर्ष लिखूँ या संतुलित निष्कर्ष, कुछ भी ऐसा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मतलब मैं जो पीछे समझा दिया ऐसा करने के लिए, तो क्या वो नियम हर प्रश्न पे लागू हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। यदि सब्जेक्ट के प्रश्न बदल रहे हैं कि कोई प्रश्न पॉलिटी का है, कोई इकोनॉमी का है, उन और प्रश्नों की काल और परिस्थितियां बदल रही हैं कि खेतों का आकार आज वर्तमान की बात हो रही है और 1935 के अधिनियम की बात हो रही है, तो वो हो रही है कि स्वतंत्रता के पूर्व की बात हो रही है। तो इन सब स्थितियों के बदलने के बाद भी प्रश्न के जो प्रारूप हैं वो कैसे बदल जाते हैं, उन्हीं को हम ठोस कारणों के साथ अभी अब नीचे समझेंगे। तो इन दो प्रश्नों का हल करने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए उसी को मैं समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए और उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 के संदर्भ में कि खेतों के घटते आकार के लिए उत्तरदायी कारकों को संक्षेप में बताते हुए भूमिका लिखें। मतलब आप प्रश्न संख्या 1 जो है उसको सॉल्व जब करेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, तो फर्स्ट पैराग्राफ में भूमिका में आप कारण बताएंगे कि खेतों का आकार पतोन्मुख क्यों है। किंतु दूसरे प्रश्न की भूमिका में 1935 का एक्ट लागू करने के पीछे कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं ये नहीं लिखेंगे, जबकि बल्कि परिसंघीय व्यवस्था को समझाएंगे। क्योंकि दूसरा प्रश्न पॉलिटी का है, यदि आप कारण बताने लगेंगे तो आपका उत्तर हिस्ट्री वाले भाग की तरफ झुक जाएगा, जबकि उत्तर पॉलिटी का है। जब आप 1935 के एक्ट के कारण बताने लगेंगे कि ये क्यों लाया गया, तो आपका प्रश्न फिर पॉलिटी का नहीं रह जाएगा, वो हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा झुक जाएगा। तो हमें इससे बचना है। तो इसी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रश्न संख्या 2 में आप परिसंघीय व्यवस्था को समझाएंगे सर्वप्रथम, और 1 में क्या करेंगे, कारक बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, आप प्रश्न संख्या 1 में कारण न बताकर खेतों का आकार पतोन्मुख है ये परिभाषा लिख सकते हैं, किंतु इससे भूमिका कमजोर होगी और आपको फिर तीसरे पैराग्राफ में कारण बताना होगा, जिससे शब्द सीमा का उल्लंघन होने का डर है। मतलब आप फिर क्या करेंगे, आप खेतों का आकार पतोन्मुख है यदि ये बता दिए तो सेकंड पैराग्राफ में खेतों का आकार पतोन्मुख है इसके लिए आप पर्याप्त तर्क देंगे। फिर इसके बाद कारण भी तो बताना होगा। आप जब कारण बताएंगे तभी तो सुझावात्मक निष्कर्ष देंगे, जब तक आपको कारण नहीं पता होगा तो सुझाव कैसे देंगे। तो इस तरह से शब्द सीमा का उल्लंघन होने का डर है। तो जो अभ्यर्थी के मन में ये संशय था और भी अन्य बच्चों में या अभ्यर्थियों में यदि इस तरह के कुछ संशय उठ रहे हैं तो यहाँ पर गंभीरता से समझिए इस बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अच्छा एक राइटिंग स्किल जो है वो सीख पाएंगे। तो ये बात को समझिए मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप यदि यहाँ 1935 के अधिनियम के कारण बताने लगेंगे कि क्यों आया भूमिका में, तो आपकी भूमिका वाकई में कमज़ोर पड़ जाएगी और वो हिस्ट्री की तरफ झुक जाएगी, जबकि ये प्रश्न पूरी तरह से पॉलिटी का है। तो आपको यहाँ परिसंघीय व्यवस्था को ही बताना होगा। और खेतों का आकार पतोन्मुख है, आप यदि इसे परिभाषित करेंगे कि खेतों की बढ़ती हुई संख्या या सिद्ध करती है कि खेतों का आकार छोटा हो रहा है,
तो ये कोई आपका मतलब परिभाषा कोई अच्छी परिभाषा है, मजबूत परिभाषा नहीं है, बहुत कमज़ोर है कि आप एक खेतों का कार्य पतोन्मुख है इसको परिभाषित करेंगे। इससे अच्छा है कि आप कारण बता दीजिए, क्योंकि प्रश्न भी बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटे भी 2-3 बनने वाले हैं, और वही 2-3 पक्ष में जो भी चीज़ समेटें उसको मजबूती के साथ समेटें, एक ऐसा उत्तर लिखें कि पढ़ने के बाद एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो मेरे पास भी जैसे 4 वर्षों का एक अच्छा अनुभव रहा है, बहुत सारे प्रश्न चेक किए हैं, तो और इसलिए एक बेहतर जो गाइडेंस है वो मैं आपको यहाँ पर दे भी पा रहा हूँ। अब आगे मैं देखूँ तो जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें मैं बता रहा हूँ कि पतोन्मुख जो मैंने हर जगह पर लिखा है थोड़ा ये गलत है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब ये राइटिंग कर रहा था, लिख रहा था, तो ये सोच करके नहीं लिख रहा था कि मेरे कौन से मात्रात्मक अशुद्धियाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, बस जो कंटेंट मेरे माइंड में या जो समझाना था वो लिखते चले गया, टाइम भी नहीं मिला क्रॉस चेक करने का। तो यहाँ पर जो भी गलतियाँ हैं आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पतोन्मुख है, पर्याप्त तथ्य दें। सेकेंड पैराग्राफ में प्रश्न संख्या 1 को समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। पतोन्मुख है क्या? खेतों का आकार पतोन्मुख है, पर्याप्त तथ्य दें एवं कुछ शब्दों में चाहें तो, मैंने स्टार बनाया, चाहें तो निगेटिव प्रभाव भी बता सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपके अंदर राइटिंग स्किल होगी तो आप सेकंड पैराग्राफ में खेतों का आकार घट रहा है, ठीक है, और इन खेतों की संख्या बढ़ रही है, इसके संदर्भ में पर्याप्त तथ्य दे रहे हैं, तो साथ में चाहेंगे तो निगेटिव प्रभाव भी बता सकते हैं। चाहें तो, कोई में ज़बरदस्ती की बात नहीं है, आप नहीं भी बताएंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपके पास एक अच्छा गुण है कौशल का, शब्द सीमा को समेटते हुए लिखने का, तो आप समझा सकते हैं वो। यदि एग्जाम्पल में मैं देखूं तो यहाँ पर लिखा गया है कि खेतों का आकार 1995-96 में 1.41 हेक्टेयर था और 2050 और 16 में 1.08 हेक्टेयर हो गया, ठीक है। जहाँ पर इतनी इनकी हेक्टेयर था आकार, ये अब इतना हो गया। परिणामतः कृषि उत्पादकता कम हुई, कृषि लागत बढ़ी और मुद्रास्फीति बढ़ी है। तो इस तरह से कुछ निगेटिव प्रभाव आप बता सकते हैं चाहें तो। लेकिन अक्सर होता क्या है कि इकोनॉमी का प्रश्न लिखते समय अधिकांश बच्चे बिंदुवार क्रम में जब उत्तर लिखते हैं तो मेन जो बातें होती हैं उत्तर की उनको भी इस तरह से इंडिकेट करके बताने लगते हैं, जबकि ये ज़रूरत तो है नहीं, हम ज़बरदस्ती बता रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम अच्छे से थोड़ा इंडिकेट कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन पता चला जो ये मेन पार्ट हैं इनको भी आप इंडिकेट करके ऐसे ऐसे समझाने लगेंगे तो फिर इरिटेशन होने लगता है एग्जामिनर को, फिर नंबर आपके कटने लगते हैं, ठीक है। तो आप ये बताएंगे। अब यहाँ पर देखें प्रश्न संख्या 2 में हमने क्या लिखा है कि एक्ट के उन प्रावधानों को बताएं जो परिसंघीय व्यवस्था का निर्धारण करते हैं, सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। अब आते हैं इसमें प्रश्न संख्या 1 में, इसमें मैंने लिखा है किंतु यहाँ थर्ड पैराग्राफ में खेतों का आकार पतोन्मुख नहीं है, इसका पक्ष हम बिल्कुल नहीं लेंगे। कि मतलब ये नहीं लेंगे कि भाई खेतों का आकार पतोन्मुख नहीं है, इसका आप पक्ष क्यों लेंगे? अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान में क्यों नहीं लेंगे, इसके बारे में देखिए। अच्छी तरह से हमें पता है कि सभी को पता है कि खेतों का आकार घटना सामान्यतः कोई अच्छी बात नहीं है। यदि वर्तमान में खेतों का आकार घट रहा है तो कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम इसका पक्ष नहीं लेंगे। और यहीं पर हम देखें थर्ड पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि संक्षेप में इस एक्ट के विपक्ष में चर्चा करें, क्योंकि यह चर्चा करें मतलब विपक्ष में किस एक्ट के, 1935 के अधिनियम के विपक्ष में चर्चा करें, किसने परिसंघीय व्यवस्था का निर्धारण नहीं किया। क्योंकि आप देखेंगे कि संघीय न्यायालय के विपरीत अपील की जा सकती थी और संशोधन करने की जो शक्ति थी वो ब्रिटिश संसद में थी, तो ये सब परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे और वो तो बात है, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि यह औपनिवेशिक काल का कानून है और इसमें स्वाभाविक रूप से कमियां भी विद्यमान थी। औपनिवेशिक काल का कानून है और औपनिवेशिक काल का कानून होगा तो ये तो है नहीं आपके कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए कानून लाए जाएंगे। वो अपने हित के लिए ला रहे थे, अब अपने हित के लिए ला रहे तो उसमें कुछ यदि अच्छाइयाँ भारतीयों के संदर्भ में दिख गई तो हम उसकी प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन आलोचना भी खूब अच्छी तरीके से करेंगे। आप उदाहरण में समझिए, यदि ब्रिटिशों ने भारत में रेलवे का परिचालन किया, शायद 1853 था क्या, तो जो सर्वप्रथम रेलवे चलाई गई थी, तो रेलवे का जो परिचालन किया था ये इसलिए नहीं किया था कि भारतीयों को सुविधा हो, इसलिए कि उनका व्यापार अच्छे से फूल सके। अब उसमें भारतीयों कब नेशनलिज्म का विकास भारत में हो गया वो उनको भी नहीं पता चला। रेलवे का परिणाम रहा, वो रेलवे ने अच्छे कुछ परिणाम दिए तो कुछ निगेटिव भी, नकारात्मक भी दिए। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब इन दोनों को ये इतना पढ़ने के बाद
अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट बदल जाने से, मतलब एक क्वेश्चन इकोनॉमी का था तो एक हिस्ट्री पॉलिटी का था, और एवं प्रश्न की काल परिस्थितियां बदल जाने से, कि एक प्रश्न देखा जाए तो 1935 का है और एक वर्तमान काल परिस्थितियों की बात कर रहा है। आदि लिखा हूँ, आदि भी, आदि से क्या होता है, उत्तर का प्रारूप भी बदल जाता है। अब निष्कर्ष में बात कर लें तो प्रश्न संख्या 1 में आप सुझावात्मक निष्कर्ष लिख देंगे, और जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें अंततः एक्ट के महत्व को बताते हुए निष्कर्ष लिखेंगे कि एक्ट का महत्व ये है कि जो वर्तमान संविधान का 2/3 हिस्सा लगभग इसी एक्ट से ही प्रभावित है, तो पूरी तरह से इसको हम खारिज भी नहीं करेंगे, तो कुछ इस तरह से हमारा प्रारूप बनेगा। आप एक बार ध्यान से पूरे जो मैंने समझाया इसको अच्छे से समझिए, कोशिश करिए। उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। अब जो आगे का डिस्कशन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, वो पार्ट 2 के संदर्भ में करके लिखा होगा, तो जो आगे का डिस्कशन है वो अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।